गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज है 23 अक्टूबर, तो कल तक के करंट अफेयर्स देखेंगे और जो इंपॉर्टेंट है उनको कवर करने की कोशिश किए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है उड़ान। उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। क्या है योजना? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। पूछा क्या जा रहा है, ये किस वर्ष शुरू की गई थी? तो क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि इसको 9 साल हो गए हैं, इसी वजह से ये चर्चा में आ गई है। तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2016 में शुरू की गई थी। तो भारत की प्रमुख नागरिक विमानन नीति के तहत चल रही उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म है। 21 अक्टूबर 2016 को लॉन्च की गई थी। तो 21 अक्टूबर 2025 को कितना टाइम हो गया इसको? 9 साल हो गए। लॉन्च होने के बाद 9 साल पूरे कर लिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था कि आम नागरिकों तक भी इसकी पहुंच बन सके। तो आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को क्या बनाना? किफायती बनाना और सुलभ बनाना है, विशेष रूप से क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देकर। पिछले 9 सालों में उड़ान ने दूर दराज और अपर्याप्त रूप से जुड़े क्षेत्रों को मुख्य धारा के हवाई मार्गों से जोड़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नववर्ष, मतलब जो गुजराती नववर्ष 2025 है वो किस तारीख को मनाया गया? तो किस तारीख को मनाया गया? ये मनाया गया 22 अक्टूबर को, कल मनाया गया। और ये कब मनाया जाता है? ये दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। तो कब इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस्तु बरस। तो इसको बेस्तु बरस के नाम से भी जाना जाता है और ये दिवाली के नेक्स्ट डे मनाया जाता है। तो ये 22 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास, इन दोनों ने मिलकर क्या स्थापित किए जाने के लिए? केंद्र का नाम क्या है? इन्होंने जो स्थापित कर रहे हैं ये केंद्र, उस केंद्र का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है। कौन कौन स्थापित कर रहे हैं? कोल इंडिया और आईआईटी मद्रास मिलकर एक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। उस केंद्र का नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। तो पूछा यही जा रहा है कि इसका नाम क्या है? तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल एनर्जी। तो कोल इंडिया लिमिटेड, CIL और IIT मद्रास, इन दोनों ने मिलकर सतत ऊर्जा केंद्र स्थापित किए हैं और इसके लिए उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए हैं, जिससे क्या करेंगे, दोनों ही मिलकर सतत ऊर्जा विकास केंद्र स्थापित करेंगे। इससे क्या होगा कि सतत ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल किस देश का दौरा करेंगे ताकि आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाया जाए? तो किस देश का करेंगे दौरा? जर्मनी का दौरा करेंगे, जिससे क्या होगा कि आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत बनाया जा सकेगा। तो केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी। इन्होंने आर्थिक एवं व्यापारिक साझेदारी को मजबूत बनाने के लिए जर्मनी का दौरा करेंगे। कब करेंगे? आज करेंगे, 23 तारीख को। तो ये इसके अलावा ये बर्लिन ग्लोबल डायलॉग BGD के तीसरे संस्करण में हिस्सा भी लेंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कब? आज 23 अक्टूबर 2025 से बर्लिन जर्मनी की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे और ये दौरा जर्मनी के साथ भारत के सहयोग को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसका विशेष महत्व यह है क्योंकि वर्ष 2025 मतलब इस साल भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। मतलब भारत और जर्मनी के जो रिश्ते हैं उनको 25 साल हो गए हैं। तो क्या है, भारत और जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है, जो द्विपक्षीय संबंधों की गहराई, गतिशीलता और दीर्घकालिक शक्ति को रेखांकित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस विभाग ने वनस्पति तेल उत्पादन और उपलब्धता विनियमन आदेश 2011 का कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश दिए हैं? होता क्या है कि जो वनस्पति ऑयल का उत्पादन होता है या उनका उपयोग होता है, उसमें क्या है कि कड़ाई बढ़ती नहीं जा रही है, जिस वजह से ये नियम लागू किए गए हैं। तो ये किसने लागू किए हैं? ये निर्देश किसने दिए हैं? तो किसने दिए? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा है कि वनस्पति तेल उत्पादन और उपलब्धता विनियमन आदेश 2011 का कड़ाई से पालन करना होगा। नहीं पालन करने पर क्या होगा कि प्रावधान है कि सजा का प्रावधान भी हो सकता है। तो उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने वनस्पति तेल उत्पादन एवं उपलब्धता विनिमय आदेश 2011 VOPPA में एक महत्वपूर्ण संशोधन को अधिसूचित किया है। संशोधित VOPPA आदेश 2025 का उद्देश्य देश में खाद्य तेल क्षेत्र में अधिक विनियामक निगरानी और पारदर्शिता लाना है। संशोधित आदेश के तहत इसमें एक बदलाव किया गया है। उस आदेश के तहत अब सभी खाद्य तेल निर्माताओं, प्रसंस्कर्ताओं
दो तेलों को मिलाकर एक तेल बनाने वाले और कोई नया तेल बनाते हैं, बड़ी मात्रा में तेल खरीदकर छोटे छोटे पैक बनाकर बेचने वाले व्यापारी और खाद्य तेल आपूर्ति श्रृंखला में शामिल अन्य हितधारकों के लिए VOPPA, ये जो कानून है उसका नाम है VOPPA, आदेश के तहत पंजीकरण कराना और निर्दिष्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मासिक उत्पादन और स्टॉक रिटर्न, जो महीने का उनका उत्पादन हो रहा है उसका और स्टॉक रिटर्न का जो फिलिंग होगी ऑनलाइन, उसको करना अनिवार्य हो जाएगा। ऑनलाइन दिखाना स्टॉक को अनिवार्य हो जाएगा। तो अगर पालन नहीं किया जाएगा तो इसके अगेंस्ट उनको सजा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट क्या है, नीरज चोपड़ा को किस बल में मानद अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। मानद अधिकारी का मतलब क्या होता है कि उन्हें ऐसे रूप में नियुक्त किया गया है। पहले पूछा क्या जा रहा है कि कौन से बल में, तो यह है टेरिटोरियल आर्मी, भारतीय प्रादेशिक सेना। इसका मतलब ये होता है कि उनको ये उपाधि दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह के द्वारा। उन्हें ये मानद अधिकारी के रूप में, मतलब उनको अधिकारी माना गया है, उनको ये पोस्ट दी गई है। तो किस बल में दी गई है, भारतीय प्रादेशिक सेना बल में दी गई है। कौन, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने कल साउथ ब्लॉक नई दिल्ली में आयोजित पिपिंग समारोह के दौरान कौन स्टार भाला फेंक खिलाड़ी, क्या नाम है, नीरज चोपड़ा, जो 2 बार गोल्ड हैं, पदक विजेता नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल के मानद पद का एक चमचमाता प्रतीक चिन्ह औपचारिक रूप से प्रदान किया है और लेफ्टिनेंट कर्नल मानद नीरज चोपड़ा और उनके परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री ने उन्हें दृढ़ता, देशभक्ति और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने की भारतीय भावना का आदर्श उदाहरण बताया है। किसको, नीरज चोपड़ा जी को। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का वन क्षेत्र मामले में विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी एक रिपोर्ट जारी की गई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत का जो वन क्षेत्र के मामलों में स्थान है वो 9वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है, 9वां स्थान है। खाद्य एवं कृषि संगठन क्या है, FAO द्वारा बाली में जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन GFRA 2025 के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्र में विश्व में 9वें स्थान पर है। और इससे पहले कौन से स्थान पर था, तो 10वें पर था। अब एक स्थान में सुधार हुआ है, 9वें स्थान पर पहुंच गया है, जो वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये प्रगति पिछले मूल्यांकन में 10वें स्थान में से एक सुधार है। और भारत का वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि, जो वन क्षेत्र वृद्धि है उसमें विश्व में 3रा स्थान है। वन क्षेत्र वृद्धि जो हो रही है उसमें 3रा है और वन क्षेत्र के मामले में कितना है, 9वां स्थान है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की सफलता का परिणाम बताया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश ने वार्षिक वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में दुनिया भर में अपना 3रा स्थान जो था वो बनाए रखा है और सतत वन प्रबंधन और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कितने किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन तैनात करेगा। क्यों तैनात किया जाएगा, क्योंकि कहीं पर रोडों में गड्ढे हो जाते हैं या फिर कुछ ऐसे गड्ढे नहीं होते हैं बट वहां पर रोड खुरदुरी हो जाती है। तो इन सब की देखने के लिए, इन सबको जांच करने के लिए क्या करेगा, नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन की तैनाती करेगा। कौन, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर लगभग। राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI 23 राज्यों में नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन NSB तैनात करेगा, जो राष्ट्रीय राजमार्गों में विभिन्न हिस्सों की सड़क सूची और फुटपाथ की स्थिति के आंकड़ों के संग्रह, प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए लगभग 20,933 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। और NSB की तैनाती से NHAI को सड़क सूची, फुटपाथ की स्थिति से संबंधित आवश्यक आंकड़े, जिसके तहत दरारें, गड्ढे, पेच आदि जिससे संबंधित सड़क खामियां शामिल जो भी होंगी उनकी सूचना मिलेगी और उसको एकत्रित करके उनको सुधार करने में सफलता मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और SME के लिए AI प्लेबुक और AI सैंडबॉक्स श्वेत पत्र किसने लॉन्च किया। पूछा क्या जा रहा है कि किसने कृषि और SME के लिए AI प्लेबुक और AI सैंडबॉक्स श्वेत पत्र किसने लॉन्च किया। तो किसने लॉन्च किया, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने लॉन्च किया। तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने पूरे भारत में उत्तरदायी AI अपनाने के लिए, तेजी लाने के लिए
कृषि और SME के लिए AI प्लेबुक और AI सैंडबॉक्स श्वेत पत्र लॉन्च किया? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने काबुल मिशन को, एक काबुल मिशन चल रहा था टेक्निकल, उसको पूर्ण दूतावास का दर्जा दिया है। अब काबुल किस देश की राजधानी है? तो किस देश? अफगानिस्तान। किस देश की राजधानी है? अफगानिस्तान। तो अब भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्व भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया है और ये निर्णय तालिबान के 2021 के सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार पहल है। इस घोषणा से ठीक पहले अफगान विदेश मंत्री, क्या नाम है, अमीर खान मुत्ताकी, ने भारत की यात्रा की थी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संवाद और विकास सहयोग के नए चरण की शुरुआत का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्या है? बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कौन बने हैं? रोड्रिगो पाज पेरेरा। ये कौन बन गए हैं? बोलीविया के नए राष्ट्रपति बन गए। 58 साल के हैं रोड्रिगो पाज पेरेरा, नाम है इनका, जो आर्थिक उदारीकरण के समर्थक हैं। बोलीविया का राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया है और इन्हें कितने मत मिले हैं? 54% लगभग इन्हें मत मिले हैं और राष्ट्रपति जॉर्ज क्रोगा को इन्होंने हराया है। राजधानी क्या है बोलीविया की? 2 राजधानी है, संवैधानिक है तो सुक्रे है, और अगर देखा जाए तो प्रशासनिक राजधानी तो ला पाज है, जहां पर सरकार का मुख्यालय है। यहाँ पर मुद्रा कौन सी चलती है? बोलीवियानो, ये मुद्रा वहां पर रनिंग में है, चलती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। पेरू ने हाल ही में किस शहर में 30 दिन के आपातकाल की घोषणा की है? तो पेरू का शहर है, कौन सा शहर है ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा शहर है? ये है लीमा। लीमा में 30 दिन का आपातकाल लग गया है। तो अपराध किस लिए लगा है? अपराध की बढ़ती घटनाओं और जन असंतोष के चलते पेरू के राष्ट्रपति, क्या नाम है, जोसे जेरी, ने देश की राजधानी लीमा और कयायो प्रांत में 30 दिन का आपातकाल घोषित कर दिया है और ये आदेश कल से लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत के खुदरा क्षेत्र रिटेल में त्योहारों के दौरान कितनी बिक्री दर्ज की गई है? तो ऐसा पहली बार हुआ है कि 5.4 लाख करोड़ की बिक्री की गई है रिटेल में। कब? दिवाली के मौके पर। के खुदरा रिटेल क्षेत्र में इस साल के त्योहारों के मौसम में अब तक का सबसे बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक कितना? 5.4 लाख करोड़ का व्यापार हुआ है और वस्तुओं में, और 65 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है सेवाओं में। मतलब ये जो हुआ है 5.4, ये हुआ है वस्तुओं में, और जो सर्विसेज यहाँ पर ली गई हैं वो सेवाएं कितने ली गई हैं? वो लगभग 65,000 करोड़ की सेवाएं ली गई हैं, 65,000 करोड़ की। तो इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। आगे की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।